हेलो बच्चों, हम लोग जो देख रहे थे वाटर का जो है कि केमिकल प्रॉपर्टीज अब देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी तक देख रहे थे, अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक तरफ से देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज इसका, तो आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो रासायनिक दृष्टिकोण से वाटर कैसे काम करता है इसकी जानकारी हम देखें। तो पहला नंबर, इलेक्ट्रोलाइसिस। सिंस प्योर वाटर is bad conductor of electricity, so on passing electric current through water in the presence of acid or alkali, then H2 and O2 are released. चूंकि हम जानते हैं कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, अतः इसके अम्लीय या क्षारीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटन के पश्चात H2 तथा O2 प्राप्त होता है। मतलब शुद्ध जल जो डिस्टिल वाटर होता है, जो 100% शुद्ध माना जाता है, यानी कि नॉर्मल वाटर में कभी कभी आप भूल से भी इलेक्ट्रिक करंट पास करके छू के देखना नहीं है। जो डिस्टिल वाटर होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। अब उस डिस्टिल वाटर में हमको करंट फ्लो करना है, तो करंट फ्लो करने के लिए हमको वहां पर उसमें क्या करना होगा, उसमें डालेंगे जाकर के उसमें एसिड या अल्कली एक मीडियम के रूप में, जो जाकर के जो एक जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तब ये टूटेगा और टूट करके बनाएगा H2SO4 डाले अथवा अल्कली के रूप में NaOH। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहां 2H2 प्लस O2 बनेगा। दूसरा,
नंबर 2, reaction with metallic oxide it reacts with metallic oxide and gives alkali, या ऐसा कहें गिव्स मेटालिक हाइड्रोक्साइड, जो अल्कली की तरह बिहेव करेगा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। जैसे एग्जाम्पल के लिए Na2O प्लस H2O ट्वाइस NaOH, सॉरी हिंदी में लिखा है ना, अच्छा लिख देते हैं हिंदी में नीचे, K2O प्लस H2O ट्वाइस KOH MgO प्लस H2O MgOH का होल ट्वाइस CaO प्लस H2O OH का होल ट्वाइस। हिंदी में लिखते हैं, यह धात्विक ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब किसी भी धातु के ऑक्साइड के साथ संयोग कराएंगे तो वो हमेशा धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो बेस या अल्कली के तरह काम करेगा। मतलब भस्म या क्षार के तरह बिहेव करेगा। हो गया। तीसरा नंबर, reaction with non-metallic oxide, it also reacts with non-metallic oxide and gives acids। यह अधातु के ऑक्साइड के साथ भी प्रतिक्रिया करता है तथा अम्ल बनाता है। जैसे CO2 है, इसके साथ H2O रिएक्शन करेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, P2O5 प्लस H2O H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, SO2
प्लस H2O, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, SO3 प्लस H2O, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इधर हो गया वाटर, इधर बना क्या, एसिड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ संयोग कराएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, एसिड बनेगा। हो गया। चौथा, नंबर 4, रिएक्शन विथ metals, since we know that reactivity of metals are different, so water reacts with metals at different conditions, then gives different substances. चूंकि हम जानते हैं कि धातुओं का क्रियाशीलता अलग अलग होता है, अतः जल विभिन्न धातुओं के साथ अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग परिस्थितियों में प्रतिक्रिया कर अलग अलग पदार्थ बनाता है। जैसे यहां पर देखते हैं क्रियाशीलता के हिसाब से लिथियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम वगैरह सब जो धातु है, ये सभी H2O के साथ यदि कोल्ड वाटर है अथवा H2O हॉट है अथवा H2O वेपर है, तो
ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस H2 बनाएगा। फिक्स है कि चूंकि ज्यादा क्रियाशील है धातु, ये सब लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम वगैरह सब काफी क्रियाशील है। ये क्रियाशीलता का निर्धारण जाके किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना पड़ता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है जिसमें रेडॉक्स पोटेंशियल के आधार पर इसको डीलिंग करते हैं। स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल या एसआरपी जिसको बोलते हैं, उस एसआरपी के आधार पर जैसे जैसे एसआरपी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी क्रियाशीलता घटती जाती है, धातु क्रियाशीलता घटती जाती है। तो ये जाकर के एसआरपी इसका सबसे लो है, अर्थात स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है, मानक अवकरण विभव इसका कम है। तो कम है तो क्रियाशील अधिक है, और अधिक क्रियाशील रहने के कारण ये जल के किसी भी रूप के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बना सकता है और साथ में H2 गैस मुक्त कर सकता है। अब ये जाकर के जैसे एग्जाम इसको क्लियर करें और रिएक्शन दिखला करके कि जैसे पोटासियम है, इसको रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ, तो ये बनाएगा 2KOH प्लस H2। कैल्शियम है 2H2O, चाहे कोई भी टाइप का वाटर लें, तो ये CaOH होल 2 प्लस H2। तो ये अधिक क्रियाशील है, तो हमको ये तीनों में से किसी के साथ रिएक्शन करेगा। अब इससे थोड़ा सा कमजोर पर आते हैं Mg। इसको यदि H2O कोल्ड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा MgOH होल 2 प्लस H2। लेकिन इसको यदि हम हॉट के साथ रिएक्शन कराते हैं अथवा वेपर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब ये MgO बनाएगा प्लस H2 बनाएगा। तो Mg जो है उसके तुलना में, ये चारों के तुलना में कम क्रियाशील है, जिसके परिणाम स्वरूप ये दो अलग अलग ढंग से रिएक्शन किया, एक कोल्ड वाटर के साथ अलग और दूसरा हॉट अथवा वेपर के साथ अलग। अब इससे नीचे और उतरते हैं, थोड़ा सा और कम क्रियाशील पर जाते हैं, तो एल्यूमिनियम, Zn, Sn वगैरह सब के साथ, तो H2O कोल्ड, नो इफेक्ट, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन H2O हॉट अथवा वेपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्साइड बनाएगा प्लस H2 बनेगा। तो जैसे एल्यूमिनियम प्लस H2O हॉट अथवा वेपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये Al2O3 प्लस 3H2। Zn के साथ रिएक्शन कराएंगे हॉट अथवा वेपर के साथ, तो ये ZnO प्लस H2। Sn के साथ रिएक्शन कराएंगे टीन के साथ, तो यहां पर SnO प्लस H2 बनेगा। तो एनी हाउ ये सभी धातु के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड और H2 मुक्त करता है। कब? जब हॉट वाटर लेते हैं या उसका जलवाष्प के रूप में लेते हैं, तब जाकर के जो है कि हमको ऐसा रिएक्शन होगा, अन्यथा ठंडा जल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। हो गया? अब इसी में और थोड़ा सा जाते हैं और कम क्रियाशील धातु पर। जैसे उससे और थोड़ा सा कम क्रियाशील धातु जैसे Fe प्लस H2O, तो जैसे Fe है, Pb वगैरह सब है,
तो इसके साथ H2O कोल्ड और हॉट, तो नो इफेक्ट। यही H2O वेपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्साइड बनेगा, अब प्लस H2 बनेगा। जैसे Fe प्लस H2O वेपर है, तो ये बनाएगा Fe2O3 प्लस H2। Pb प्लस H2O वेपर है, तो PbO प्लस H2। तो कम क्रियाशीलता उस समय, जैसे जैसे क्रियाशीलता घटते जा रहा है तो वैसे वैसे उसका जो वाटर का जो कंडीशन है, टर्म कंडीशन, उसका जो है कि थोड़ा छोड़ते चला जा रहा है। शुरुआत वाला में हम लोग क्या देखे, जो अधिक क्रियाशील था वो सबके साथ रिएक्शन कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे क्रियाशीलता घटता है वैसे वैसे उसका जाकर के जो है कि एक्टिविटी यहाँ पर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इसलिए वो ठंडा के साथ नहीं रिएक्शन कर रहा है, गर्म के साथ नहीं कर रहा है, या भाप के साथ सिर्फ कर रहा है। अब कुछ मेटल्स और हम लोग लेते हैं जो काफी कम क्रियाशील है, Cu, Ag, Au, Pt, Hg वगैरह सब जो है, इसको रिएक्शन कराएंगे H2O कोल्ड के साथ अथवा H2O हॉट के साथ अथवा H2O वेपर के साथ, तो कहता है यहां पर नो इफेक्ट पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये काफी कम क्रियाशील है, इसका एसआरपी का मान सबसे अधिक होता है सभी धातुओं में से, तो इसलिए क्रियाशीलता इसका जो है कि काफी कम होता है, नहीं के बराबर है। इसलिए ये सब नोबल मेटल के रूप में आता है। तो नोबल मेटल जो भी होगा जो कम क्रियाशील है, एकदम काफी कम क्रियाशील है, तो उस पर जाके जल का किसी भी रूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी कारण आपको मालूम होगा या आप देखे होंगे, अनुभव किए होंगे कि जितना भी जाकर के देखते हैं कि जेवर जेवरात जो बनता है, खास करके मुख्य रूप से 3 धातु का यूज होता है। एक है Ag, Au और Pt प्लेटिनम। तो ये तीनों धातु जेवर जेवरात बनाने में क्यों यूज होता है? क्योंकि कम क्रियाशील है, और कम क्रियाशील होने के कारण इसको ठंडा गर्म कोई भी टाइप का पानी हवा किसी भी चीज का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो इसकी क्रियाशीलता यहाँ पर पानी के द्वारा भी मापा जा रहा है कि ये सब कम क्रियाशील है, इसलिए रिएक्शन करता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 5वां और लास्ट, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑक्सीकारक गुण। It oxidizes following substances. यह निम्नांकित पदार्थों को ऑक्सीकृत करता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को H2O के साथ, तो CO2 बनेगा प्लस H2, B2O3
सॉरी, जैसे यहाँ CH4 है और इसका H2O यहाँ पर लेते हैं वेपर के रूप में, तो CO प्लस 3H2, C2H4 प्लस 2H2O, तो ट्वाइस CO प्लस 4H2। तो इस प्रकार से जाकर के जो है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 है और यहाँ +4 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ -4 है और यहाँ +2 हो रहा है। यहाँ जाकर के जो है कि -2 है और यहाँ +2 हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसके कारण, H2O के कारण। इसलिए H2O यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो ये सारा प्रॉपर्टीज था, केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर का। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पिछले क्लास में देख चुके थे, केमिकल प्रॉपर्टीज आज यहाँ पर देखे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक इस चैप्टर का। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए थैंक्स।